बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। आज कहानी एक अजब संगीतकार की, जितना रुखा और अक्खड़ स्वभाव उतना ही मीठा संगीत। नाम था ओपी नैयर। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। ये कल्पना करना भी नामुमकिन है कि 50, 60 या 70 के दशक में कोई संगीतकार किसी फिल्म का संगीत तैयार करे और उसमें लता मंगेशकर का एक भी गाना न हो, लेकिन ये सच है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए। ओपी नैयर ने अपने 30 साल के करियर में लता मंगेशकर से एक भी गीत नहीं गवाया। उन्होंने गीता दत्त, शमशाद बेगम और आशा भोसले जैसी गायिकाओं की आवाज में बेशुमार हिट गाने दिए। लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झग। बिना लता से कोई गाना गवाए एक दौर में प्रति फिल्म 1 लाख रुपए की मोटी फीस लेने वाले वो पहले संगीतकार बने। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल की। ताल के बादशाह, रिदम किंग और हिंदी फिल्मों के मोहम्मद अली जैसी उपाधियों से नवाजे गए ओपी नैयर यकीनन एक बेजोड़ संगीतकार थे, जिन्होंने फ्यूजन संगीत का ऐसा घोल तैयार किया कि उनका नाम आज भी हिंदुस्तान के हर घर में लिया जाता है। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार ने। ओपी नैयर पहले ऐसे संगीतकार रहे जिसे फिल्म में लेने पर मधुबाला जैसी कामयाब और दिग्गज अभिनेत्री अपनी फीस कम कर दिया करती थीं। कम ही लोगों को पता होगा कि नैयर सिर्फ एक कामयाब संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि अच्छे गायक और गीतकार भी थे। ओपी नैयर के संगीत में घोड़े की टापों और तालियों की गूंज खूब सुनाई पड़ती है। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा। नौशाद साहब जैसे दिग्गज संगीतकार ने यूं ही नहीं कहा था कि ओपी नैयर अपने आप में अनोखे संगीतकार थे। उनके संगीत पर किसी और के संगीत की छाप नहीं थी। पुकारता चला हूं मैं गली गली। ओपी नैयर को संगीत की वजह से नहीं, उनकी शख्सियत की वजह से भी सबसे अलहदा संगीतकारों में शुमार किया जाता है। जब जब जुल्फें तेरी कवारियों का दिल मचले। इस संगीतकार के बारे में कई अजीबोगरीब बातें भी बताई जाती हैं। ओपी नैयर ने एक महान गीतकार से सिर्फ इसलिए गीत नहीं लिखवाए क्योंकि इन्हें उनकी शक्ल पसंद नहीं थी। कौन थे वो मशहूर गीतकार, जानेंगे आगे। वो संगीतकार जिनके गीत आज भी हमें दौड़ भाग भरी इस जिंदगी में सुकून देते हैं। उस ओपी नैयर की जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आए। वो कुछ स्वभाव से भी बेहद शुद्ध थे। खरे को खरा और खोटे को खोटा कहने से वो कभी नहीं चूकते थे। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, दिल मुश्किल। अपने मुखर स्वभाव के चलते ओपी नैयर की फिल्मी दुनिया में बहुत कम लोगों के साथ पटरी बैठी। यहाँ तक कि अपनी सबसे पसंदीदा गायिका गीता दत्त और आशा के साथ भी उन्होंने एक समय अपना रिश्ता खत्म कर दिया। 50 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले नैयर ने सुरीली धुनों की ऐसी सरिता बहाई कि सबसे महंगे संगीतकार होने के बावजूद उनकी डिमांड सबसे ज्यादा थी। कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। महज 25 साल की उम्र में एक वाकये के बाद ओपी नैयर ने ठान लिया था वो अपनी किसी भी फिल्म में ताजिंदगी लता मंगेशकर से कोई गाना नहीं गवाएंगे। क्या थी इसकी वजह, जानेंगे आगे विस्तार से। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला गजरे ने। साथ ही बताऊंगी वो किस्सा जब ओपी नैयर ने मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज गायक से कहा कि रफी साहब, आप स्टूडियो से बाहर निकलिए, अपने घर जाइए, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। इसके अलावा जानेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो ने क्यों बैन कर दिया था ओपी नैयर के तमाम गीत। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें
आशा भोसले के साथ ओपी नैयर की प्रोफेशनल रिलेशनशिप रोमांस में बदल गई। अपने 4 बच्चों और पत्नी को किनारे कर उन्होंने आशा भोसले से दिल लगाया। दोनों 14 साल तक रिश्ते में रहे। जिस आशा भोसले के लिए ओपी नैयर ने अपना परिवार छोड़ा, उसी आशा ने ओपी नैयर को छोड़ दिया। क्या थी इसकी वजह, जानेंगे आगे। ओपी नैयर का खान पान, पहनावा और रहन सहन एकदम रईसों वाला होता था। बेहद स्टाइलिश और शहंशाह की जिंदगी जीने वाले इस संगीतकार को अपने अंतिम दिनों में खुद की करोड़ों की जायदाद और बैंक अकाउंट की तिलांजलि देकर क्यों पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने को मजबूर होना पड़ा और कहना पड़ा कि मौत के बाद उनकी लाश को उनके परिवार का कोई भी सदस्य हाथ नहीं लगाएगा। इन सारी बातों को विस्तार से जानने से पहले बात करते हैं ओपी नैयर की जिंदगी के शुरुआती सफर के बारे में। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरे। ओपी नैयर का जन्म 16 जनवरी 1926 को लाहौर में हुआ था। नाम ओंकार प्रसाद नैयर था। पढ़ाई में कभी भी नैयर का मन नहीं लगा। बचपन में पहले वो साइकिल से स्कूल जाते थे, बाद में घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाने लगे। नैयर के बारे में कहा जाता है कि वो संगीत और जिंदगी दोनों को अपनी शर्तों पर जीते थे। बचपन से ही अक्खड़पन और सादगी ओपी नैयर की पहचान रही। वो काफी विद्रोही स्वभाव के थे। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि ओपी के पिता काफी अनुशासित व्यक्ति थे और अनुशासन सिखाने के लिए उन्होंने बचपन में अपने बेटे की खूब पिटाई की थी। यही वजह रही कि ओपी स्वभाव से विद्रोही बन गए। इसी स्वभाव के चलते उन्होंने गुस्से में आकर अपना घर छोड़ दिया था। ओंकार प्रसाद ने संगीत की सेवा करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इन्होंने संगीत के सफर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी। मात्र 8 वर्ष की उम्र में इन्हें लाहौर रेडियो में गाने का अवसर मिला। 10 साल की उम्र में वो संगीतकार बन गए। काफी कम उम्र में उन्होंने सबसे पहले पंजाबी फिल्म धुलिया भट्टी में संगीत दिया था। इस फिल्म में इन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। आजादी के बाद हुए बंटवारे के बाद इनका परिवार अमृतसर आकर रहने लगा। बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए नैयर 1949 में मुंबई आ गए, जहां उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक कृष्ण केवल से हुई, जो उन दिनों फिल्म कनीज बना रहे थे। कृष्ण केवल उनके संगीत बनाने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड संगीत देने की पेशकश की। इस फिल्म के फ्लॉप होने से नैयर बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में भले ही नाकाम रहे, लेकिन इनका करियर जरूर शुरू हो गया। जा 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 बेवफा। कहते हैं कि ओपी नैयर फिल्मी दुनिया में संगीतकार बनने नहीं बल्कि हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रिजेक्शन मिलता गया। फिर इनके शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि कुछ और करो। कुछ और के नाम पर एक संगीत था जो वो जानते थे, तो हारमोनियम से दोस्ती बढ़ाते हुए उन्होंने संगीत का जादू चलाना शुरू किया। बतौर संगीतकार 1952 में पहली बार ओपी को फिल्म आसमान में संगीत देने का मौका मिला। इसमें गीता दत्त ने एक बेहद खूबसूरत गीत गाया था, देखो जादू भरे मोरे नैन। इस फिल्म के लिए जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था वो था बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे। इस गीत के गायक थे CH आत्मा साहब। इस फिल्म में कुल 8 गाने शामिल किए जाने थे। 2 गीत CH आत्मा की आवाज में एक्टर नासिर पर फिल्माया जाना था, जबकि 4 अन्य गीत सिंगर गीता दत्त को गाने थे, जो फिल्म की एक्ट्रेस श्यामा पर फिल्माया जाना था, जबकि एक गाना फिल्म की को एक्ट्रेस पर फिल्माया जाना था। इस गाने के बोल थे जब से पी संग नैना लगे। नैयर ने इस गीत के लिए लता जी से संपर्क किया तो वो ये गीत गाने के लिए राजी हो गईं। बाद में कहीं से लता जी को खबर मिली कि उनसे फिल्म का एक ऐसा गीत गवाया जा रहा है जो लीड एक्ट्रेस पर नहीं बल्कि को एक्ट्रेस पर फिल्माया जाना है। ये बात पता चलने पर लता के अहम को धक्का लगा और उन्होंने ओपी नैयर से इस गीत को गाने से साफ इनकार कर दिया। अडियल ओपी नैयर ने उसी दिन ठान लिया कि वो आगे अपनी किसी भी फिल्म में लता से नहीं गवाएंगे। उस वक्त भी लता सबसे बड़ी गायिका थीं,
जबकि ओपी नैयर की उम्र उस वक्त महज 25 साल थी और वो बतौर संगीतकार अपनी पहली ही फिल्म में काम कर रहे थे। जुग जुग जिए राज दुलारा चांद का टुकड़ा। वहीं दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि गाने की रिकॉर्डिंग से 3-4 दिन पहले लता जी ने रिकॉर्डिंग की तारीख को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उनके गले में कुछ दिक्कत थी। ओपी नैयर इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने गुस्से में आकर वो गाना उस दौर की दूसरी बड़ी गायिका राजकुमारी से गवा लिया। बस यहीं से बात बढ़ गई और लता जी ने भी तय कर लिया कि वो ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कभी नहीं गाएंगी। एक इंटरव्यू में लता जी ने बताया था कि दरअसल उन दिनों उन्हें गले में कोई दिक्कत थी और इसीलिए उन्होंने ओपी नैयर से रिकॉर्डिंग की तारीख बदलने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए वो राजी नहीं हुए। जिस दौर में ओपी नैयर और लता जी का विवाद हुआ, उस दौर में मजरूह सुल्तानपुरी बड़े गीतकार थे और फिल्मी गीत खूब लिखा करते थे। उनकी बड़ी इज्जत थी। मजरूह साहब को जब ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच विवाद की खबर मिली तो वो परेशान हो गए। उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की कि दोनों का समझौता हो जाए। शायद उनकी भी ख्वाहिश यही रही हो कि दो काबिल लोगों को एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन ना ही लता जी मानी और ना ही ओपी नैयर। ऐसा शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि लता जी और ओपी नैयर दोनों एक दूसरे के बिना भी कामयाब थे। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। खैर, एक बार फिर लौटते हैं ओपी नैयर के फिल्मी सफर पर। 1950 के दशक के शुरुआती सालों में ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में छमा छम छम और बात जैसी फिल्में भी प्रदर्शित हुईं, लेकिन इन फिल्मों के फ्लॉप होने से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ वापस अमृतसर जाने का निर्णय कर लिया। लेकिन गायिका गीता दत्त ने इस नए संगीतकार के हुनर को पहचान लिया था। उन्होंने गुरुदत्त से ओपी की सिफारिश की। गुरुदत्त उस वक्त खुद के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म पर काम कर रहे थे। गीता के आग्रह को गुरुदत्त टाल नहीं पाए और इस तरह ओपी को फिल्म आर पार मिली। इस फिल्म में नैयर ने गीता के साथ मिलकर वो गीत रचे कि आज तक उनके रिमिक्स बनते हैं और बिकते हैं। इसी के साथ हिंदी फिल्मों को एक बेमिसाल संगीतकार मिला। इन फिल्मों के संगीत की कामयाबी के बाद नैयर ने अमृतसर वापस लौटने का इरादा छोड़ दिया। बड़े धोखे हैं इस राह में। आर पार के बाद गुरुदत्त प्रोडक्शन के साथ नैयर ने अपनी हैट्रिक पूरी की। 1955 में आई मिस्टर एंड मिसेस 55 और 1956 की अपनी फिल्म सीआईडी में भी गुरुदत्त ने ओपी नैयर को मौका दिया। इन तीनों फिल्मों में नैयर और गीता रॉय की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इन फिल्मों में कभी आर कभी पार, ये लो मैं हारी पिया, बाबूजी, धीरे चलना, इन फिल्मों में नैयर के रचे तमाम गानों ने धूम मचा दी और ओपी का नाम फिल्म जगत में चल निकला। कभी पार लगा तेरे नजर, कभी यार कभी पार लगा। गुरुदत्त प्रोडक्शन की तीनों फिल्मों में बेहद कामयाब संगीत रचने के बाद ओपी नैयर की डिमांड कुछ इस कदर बढ़ी कि उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की भरमार हो गई। 1955 में उनके संगीत निर्देशन में कुल 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें बाप रे बाप, मिस कोका कोला, मुसाफिर खाना और सबसे बड़ा रुपैया जैसी फिल्में शामिल रहीं। 1956 से 1958 के बीच ओपी नैयर ने अपनी धुनों से तब के दिग्गज संगीतकारों को पीछे छोड़ दिया। इस बीच नया दौर, तुमसा नहीं देखा, हावड़ा ब्रिज, 12 o'clock जैसी वो फिल्में आईं जिन्होंने नैयर की प्रतिभा का फिर से लोहा मनवा दिया। नया दौर इनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म रही, जिसके लिए उन्हें 1957 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। गुरुदत्त जैसे पारखी और दिग्गज फिल्मकार ओपी नैयर के मुरीद बन चुके थे। अब एक फिल्म में संगीत देने के लिए 1 लाख रुपए की फीस लेने वाले ओपी नैयर पहले संगीतकार बन चुके थे। नैयर ने किशोर कुमार की काबिलियत को उनके लोकप्रिय गायक बनने से बहुत पहले ही पहचान लिया था,
जिसकी वजह से 1955 की फिल्म बाप रे बाप और 1958 की फिल्म रागिनी में आप उन्हें खास नैयर स्टाइल में गाते हुए सुन सकते हैं। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में। ओपी नैयर के बारे में एक कहानी और भी मशहूर थी कि मधुबाला अपने प्रोड्यूसर से कहा करती थी कि अगर वो नैयर को बतौर संगीतकार लेंगे तो वो अपनी फीस में डिस्काउंट कर देंगी। इस घोषणा के बाद दोनों ने 6 फिल्में एक साथ की। एक साल ऐसा भी आया जब ओपी की एक भी फिल्म नहीं आई। साल 1961 को याद कर ओपी कहते थे कि मोहब्बत में सारा जहां लुट गया था। दरअसल वो आशा भोसले के साथ अपने संबंधों की बात करते थे। 1962 में उन्होंने शानदार वापसी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से, 1964 में उन्होंने फिर वही दिल लाया हूं, 1965 में कश्मीर की कली और 1966 में मेरे सनम जैसी फिल्मों में शानदार संगीत से अपनी बादशाहत बरकरार रखी। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर। 60 का दशक खत्म होते होते अच्छे संगीत के बावजूद ओपी नैयर की फिल्में फ्लॉप होने लगीं। रफी साहब से भी उनके संबंध बिगड़ चुके थे। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता ने खुद को शराब में डुबो दिया था और 1972 में उनकी भी दुखद मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर आशा भोसले के साथ ओपी नैयर का संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था, जो यकीनन इस संगीतकार के निजी जिंदगी और करियर दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण रहा, जिसका सामना करने के बाद न तो ओपी नैयर की निजी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटी और न ही करियर की। 60 के दशक में एक बार ओपी नैयर की मोहम्मद रफी के साथ भी अनबन हो गई थी, जिसके बाद लंबे समय तक उन्होंने रफी से कोई गाना नहीं गवाया, बल्कि उनकी जगह महेंद्र कपूर से गवाते थे। ओपी नैयर और रफी के बीच अनबन की जो कहानी बताई जाती है, उसके मुताबिक एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए ओपी नैयर एक स्टूडियो में 70 म्यूजिशियंस के साथ रफी साहब का इंतजार कर रहे थे। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। रफी साहब 1 घंटे की देरी से आए और बोले, सॉरी, एक रिकॉर्डिंग लंबी खिंच गई, इस वजह से देर हो गई। नैयर साहब ने कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने म्यूजिशियंस से कहा कि शुरू करो। इसी बीच किसी ने रफी साहब से पूछा कि कहाँ देर हो गई थी। रफी साहब ने कहा कि शंकर जयकिशन के यहाँ रिकॉर्डिंग थी, वहीं थोड़ी देर हो गई। शंकर जयकिशन का नाम सुनते ही नैयर साहब गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि रफी साहब, शंकर जयकिशन के लिए आपके पास समय है, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप अपने घर जाइए, अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग करने का अब मेरा कोई मूड नहीं है। खैर, म्यूजिशियंस समेत सभी लोग अपने घर चले गए। ओपी नैयर ने ये गाना महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया और कई सालों तक ओपी नैयर और मोहम्मद रफी की बातचीत भी बंद रही। गिला शिकवा मिटाने के लिए लंबे वक्त बाद जब एक दिन रफी साहब ओपी नैयर के घर पहुंचे, तो नैयर ने भी रफी को गले लगा लिया। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग। अपने करियर के शुरुआत में नैयर साहब ने शमशाद बेगम, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में कई दिलकश नगमों की धुन बनाई, तो फिल्म सीआईडी में आशा भोसले को पेश किया गया। आशा भोसले को आशा भोसले बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो ओपी नैयर ही थे। उन्होंने आशा की आवाज की विविधता और रेंज का पूरा फायदा उठाया। आगे चलकर दोनों के बीच रूमानी संबंधों ने भी उनके गानों में एक खास किस्म की चिंगारी भर दी। दोनों के बीच प्यार कुछ इस कदर परवान चढ़ा कि नैयर साहब ने अपनी पत्नी और बच्चों के विरोध को भी अनसुना कर आशा भोसले के साथ खुलेआम इश्क किया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नैयर साहब ने एक पत्रकार से कहा था कि ये तो सुना था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन मेरे मामले में प्यार डेफ यानी बहरा भी था, क्योंकि आशा की आवाज के अलावा मैं कोई और आवाज सुन नहीं पाता था। इसी वजह से उन्होंने शमशाद बेगम और यहाँ तक कि गीता दत्त से भी किनारा कर लिया, जिन्होंने ओपी नैयर का करियर आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेरा नाम चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में।
मशहूर संगीत इतिहासकार राजू भारतन ने अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखा था कि ओपी नैयर की आशा भोसले के प्रति दीवानगी इस हद तक थी कि एक बार जब गीता दत्त ने फोन करके ये पूछा कि मैंने ऐसी क्या खता कर दी कि अब आप मुझे गाने के लिए नहीं बुलाते, इस पर बिना कोई जवाब दिए ओपी नैयर ने फोन रख दिया था। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 सालों तक चला। आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया और उन्होंने नैयर से दूरी बना ली। इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा। आशा भोसले ने आखिरी दफा नैयर साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए के लिए एक गीत गाया था, जिसके लिए आशा को 1975 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। आशा उस समारोह में नहीं गई। इस गाने का संगीतकार होने के नाते ओपी नैयर ने ये पुरस्कार रिसीव किया था। समारोह के बाद नैयर साहब अपनी कार से वापस लौट रहे थे। साथ में गीतकार HS बिहारी बैठे हुए थे। सड़क पर उस समय सन्नाटा था। अचानक नैयर साहब ने कार का शीशा नीचे किया और वो ट्रॉफी फेंक दी जो उन्होंने आशा भोसले के गाने के लिए रिसीव की थी। वो ट्रॉफी एक खंभे से टकराई और चकनाचूर हो गई। ओपी नैयर ने बगल में बैठे HS बिहारी साहब से कहा कि ये जो आपने ट्रॉफी टूटने की आवाज सुनी, इसके साथ ही आशा इज आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर। ओपी और आशा क्यों अलग हो गए, इस पर दोनों में से किसी ने कभी कोई बात नहीं की। आशा भोसले से अलगाव के बाद ओपी नैयर की अपने परिवार के सामने बहुत ही अजीब सी स्थिति हो गई थी। उनको लगा कि अब वो अपने परिवार को किस तरह से मुंह दिखाएंगे। जिस औरत के लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था, उस आशा भोसले ने ओपी नैयर को किनारे कर दिया। नैयर को लग रहा था कि अब वो न इधर के रहे और न ही उधर के। दुनिया ज़माना कहा जाता है आशा भोसले से अलग होने के बाद नैयर एक बार फिर अपने परिवार के पास लौटे थे, लेकिन इस बार नैयर ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, बल्कि परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। 1994 में ओपी नैयर ने अपना घर, बैंक अकाउंट, कार सब कुछ छोड़कर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की। वो अपना घर छोड़कर थाने में रहने वाले अपने एक परिचित नखवा परिवार के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगे। बेहद शानो शौकत और रईसों की तरह जिंदगी बिताने वाले ओपी नैयर परिवार से अलग होने के बाद बेहद सादगी से रहते थे। वो लखवा परिवार के घर पर 12 सालों तक रहे, जहां वो घर के काम में भी मदद करते थे, यहाँ तक कि रसोई घर में जाकर सब्जी भी काटते। उन्होंने फिल्म जगत से अपने को पूरी तरह काट लिया था। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में वो बहुत कम लोगों से मिला करते थे। सिर्फ सुरैया और शमशाद बेगम आखिर तक उनके संपर्क में थीं। कहा जाता है कि अपने परिवार के रवैये से ओपी नैयर इतने आहत थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मौत के बाद उनके मृत शरीर को उनके परिवार का कोई भी सदस्य हाथ नहीं लगाएगा। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था, मेरी दुनिया लुट रही थी। 70 के दशक में अमिताभ और राजेश खन्ना जैसे अभिनेताओं के उदय के साथ ही म्यूजिक का स्टाइल, सेंस और रिदम भी बदलने लगा। R.D. बर्मन और बप्पी लाहिड़ी जैसे संगीतकारों का म्यूजिक ज्यादा पसंद किया जाने लगा। 80 के दशक में नैयर ने छोटे बजट की 2-3 फिल्मों में ही संगीत दिया, जबकि 90 के दशक में मंगनी, निश्चय और 1992 में फिल्म जिद में नैयर ने आखिरी बार संगीत दिया था। नैयर अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के बिना अनेक कालजयी गीत बनाकर लगभग 3 दशकों तक कामयाबी का सफर जारी रखा। उन्होंने अपने अधिकांश गीतों में पंजाबी रिदम, ढोलक की विशेष थाप और घोड़े तांगे की टिक टिक की आवाजों का बखूबी इस्तेमाल किया। यही वजह रही कि महज 30 साल की उम्र में उन्हें संगीत का उस्ताद भी कहा जाने लगा था। एक जिद्दी संगीतकार और एकांत प्रिय स्वभाव के कारण भी ओपी नैयर चर्चा में रहे। कुछ लोग इन्हें घमंडी,
दबंग और निरंकुश स्वभाव वाला भी कहते थे। हालांकि नए और जूझते हुए गायकों के साथ ये बहुत उदार रहे। खासकर हिंदी पत्रकार हमेशा से ही इनके खिलाफ रहे और इनको हमेशा ही बागी संगीतकार के रूप में पेश किया गया। कहते हैं कि प्रतिभा के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। ओपी नैयर ने केवल एक ही फिल्म संबंध में गीतकार प्रदीप से गीत लिखवाए थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि नैयर साहब को कवि प्रदीप की शक्ल पसंद नहीं थी, इसलिए वो सिटिंग में प्रदीप को नहीं बुलाते थे। कवि प्रदीप एकदम सरल हृदय सज्जन व्यक्ति, वहीं नैयर एकदम मुखर और कठोर स्वभाव वाले शख्स थे। संबंध के गाने प्रदीप किसी के हाथों भिजवा दिया करते थे और उनकी धुन बना ली जाती थी। तो है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवां। इसी तरह गीतकार अनजान से नैयर ने फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के गीत लिखवाए थे। अनजान के बेटे समीर ने खुद बताया था कि नैयर साहब ने अनजान से निवेदन किया था कि वो नैयर के पास न आया करे। जब अनजान ने इसका कारण पूछा तो नैयर का जवाब था कि यार तुम बहुत शरीफ आदमी हो और मैं गालियां शालियां देकर बात करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। 50 के दशक के दौरान ऑल इंडिया रेडियो ने ओपी नैयर के कई गानों को वेस्टर्न और उस दौर के हिसाब से बेहद आधुनिक कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। इनके गाने रेडियो पर काफी लंबे समय तक नहीं बजाए गए। ये अलग बात है कि रेडियो सीलोन पर वो गाने इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसा कि एक चमकदार सितारे के बुझने का एक वक्त होता है, वैसे ही ओपी नैयर नाम का सितारा एक वक्त गुमनामी के अंधेरे में टिमटिमाने लगा। अब उनके पास ना परिवार था, ना काम, ना ही दौलत और ना ही पहले वाली शानो शौकत। बड़ी खामोशी से नई सुर लहरियों को तलाशते हुए 28 जनवरी 2007 को 81 साल की उम्र में संगीत का ये सितारा इस दुनिया से दूर चला गया। लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं और अपनी मधुर सुर लहरियों के जरिए हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करते रहेंगे। उनके बच्चों में से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया, लेकिन उनकी पोती निहारिका रायजादा ने फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर जरूर कदम रखा। तो ये थी महान संगीतकार ओपी नैयर की कहानी। इस अमर प्रतिभा को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।